तो अभी जो आपको पढ़ना है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, बिजनेस स्टडीज और आपका टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। करेक्ट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये एक गाइडलाइन है। प्रिंसिपल्स क्या है? मैनेजमेंट के लिए क्या प्रिंसिपल्स, ये जो मैनेजमेंट है ना वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, क्या प्रिंसिपल फॉलो करेगा किस में? बिजनेस को मैनेज करने में, है ना। मैनेजमेंट का डेफिनेशन हमने क्या लिया था? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यही किया था ना हमने, गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स with the help of others efficiently and effectively is called management. So how this management, है ना, ये मैनेजमेंट या ये जो मैनेजर्स होते हैं वो किस तरीके से काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली दूसरों से करवाते हैं, इसके लिए वो क्या क्या रूल्स या प्रिंसिपल्स जो है ना अपनाते हैं, यूज़ करते हैं। हम उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपके कोर्स में 2 टाइप के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं, 2 टाइप के, ठीक। एक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। एक तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और दूसरा है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है। इस जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जिस व्यक्ति ने नाम दिया था उसका नाम था हेनरी फयोल। क्या नाम था? हेनरी फयोल। और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था उसका नाम था F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ठीक है। तो हेनरी फयोल और F.W. टेलर ने आपको प्रिंसिपल्स दिए। इसने दिया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और इसने दिया जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फाइन। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने कहा कि ये मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा, ये मैनेजर अपने वर्कर्स से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने जो भी उसके स्टाफ हैं उससे काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करवाएगा कैसे। तो इसके लिए इसे कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर कहीं किसी काम को करने के लिए किसी खास सिद्धांत का पालन करना पड़े तो हम उसको कहते हैं कि यार ये तो यूनिवर्सल है, इसका तो एप्लीकेशन है, जगह जगह इसका एप्लीकेशन है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर, फीचर या क्या बोलते हैं हम लोग, नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में बात करेंगे कि मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, कैरेक्टर्स, फीचर्स क्या हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ यार। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का मतलब गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये तो हो गया मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट जो दूसरे के थ्रू तुम काम करवाओगे एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, वो कैसे करवाएगा भाई? उसके लिए कुछ नियम चाहिए, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो इन दोनों ने अपने अपने तरीके से दिया, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके कोर्स में हेनरी फयोल और F.W. टेलर के प्रिंसिपल्स ही पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले कि हम ये इनके प्रिंसिपल्स डिटेल में पढ़ें, हम ये देख लेते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, फीचर क्या होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। देखो सबसे पहले ये है कि जनरल गाइड टू एक्शन। जनरली एक गाइडेंस होता है कि यार इस तरीके से काम करना,
है ना। अगर ऑर्डर ज़्यादा आ जाए तो जनरली नियम क्या है, हमने मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है कि अगर मान हमको बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, या हम ये कहते हैं कि देखो शॉप फ्लोर है, एक शॉप फ्लोर है, शॉप फ्लोर समझ रहे हो, यानी दुकान है ना, दुकान, दैट इज कॉल्ड शॉप फ्लोर, दुकान है। उस दुकान में क्या है, कस्टमर आता है, कस्टमर आता है और आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी करता है, या उसके आते ही आप पूछते हो भाई साहब क्या लोगे। दोनों बातें होती हैं, वो आता है कस्टमर और आपको पूछता है कि भैया आपके यहाँ दूध मिलेगा, है ना, आपके यहाँ कोई भी प्रोडक्ट जो वो मांगने आया है, हॉर्लिक्स मिलेगा, ठीक है ना। या आप उससे पहले पूछो कि भैया आप क्या लोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो मतलब ये है कि आपको अगर, तो ये आपको तय करना होगा कि हमने किस तरीके से अपना व्यवहार रखना है, उसके आने से पहले पूछना है या वेट करना है। तो आपने अपने शॉप में ये कहा कि भाई कस्टमर आता है, लेट हिम कम, गिव हिम अ वार्म स्माइल, वेलकम हिम, वेलकमिंग ए स्माइल दो, एंड वेट कि वो क्या मांग रहा है, आगे से मत बोलो। समझ में आई बात। ये नियम बना दिया आपने, रूल बना दिया आपने। अब आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इस बात को फॉलो करते हैं। तो व्हाट आई कॉल जनरल गाइड टू एक्शन, जनरल गाइड टू एक्शन, ये पहला एक्शन था, और जनरल गाइड मतलब ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सो दैट इज व्हाट कॉल जनरल गाइड टू एक्शन। विशेष परिस्थिति में विशेष हो सकता है। अब कोई आ गया चुपचाप खड़ा है, इधर उधर घूम रहा है, 5-10 मिनट इधर उधर घूमा, आप नेचुरली अब आप क्या करोगे, बोलोगे भैया हाँ क्या चाहिए आपको। तो वहां फिर क्या हो गया, वो रिजिड नहीं रहा, परिस्थितियों के हिसाब से क्या हो गया, वो चेंज हो गया ना यार। तो सिर्फ ये जनरल गाइड टू एक्शन है, जनरल गाइड टू एक्शन है ऐसे करने का। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो फिर उन परिस्थिति के हिसाब से आपको काम करने का। स्टोरी समझ में आई। तो दिस इज व्हाट यू नो जनरल गाइडलाइन का ये मतलब हुआ कि आपको ऐसे करना है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन प्रिंसिपल का मतलब ये भी होता है कि ये यूनिवर्सली यानी हर जगह। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती हो, जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह या जिस किसी भी काम में मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती हो, ये तो रहेगा है ना। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये अवेलेबल होंगे कहीं भी आप काम करो। कुछ ज़्यादा प्रिंसिपल्स अवेलेबल हो सकते हैं, कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो वहाँ रहेंगे। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है, यानी हर जगह इसका प्रयोग होता है, ठीक है, हर जगह। तीसरी बात, फॉर्म्ड बाय, अब ये जितने भी रूल्स हमने बनाए वो फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। प्रैक्टिस कर करके या हमने एक्सपेरिमेंट किया, है ना, हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। या तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिलता है, बार बार हम कर रहे हैं, हाँ इट इज़ इन आवर प्रैक्टिस, नाउ वी डू इट। या हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कौन सा बेहतर है ना, कौन सा तरीका अच्छा है, कौन से तरीके में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है। ये हमने ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा। फाइन, एक्सपेरिमेंट करके देखा। अब जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोसेस उसका प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस एक्स है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमने प्रैक्टिस, ये हमने कैसे सीखा। फिर हम क्या करते हैं, नए तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, भाई इसमें कम समय लगता है, माल भी कम खपत होता है, ठीक। हम मशीन से प्रोडक्शन करते हैं, पहले हम मैनुअली प्रोडक्शन करते हैं, बहुत वेस्ट होता है, टाइम भी बहुत लगता है, कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब हम हमने क्या किया कि मशीन का निर्माण किया, मशीन के निर्माण करने में जो कॉस्ट लगा वो तो परमानेंट कॉस्ट है, आने वाले कई सालों तक ये मशीन हमारा चलेगा। अब उसमें हमने इस चीज़ को बनाया तो ज़्यादा अच्छा बना। तो किस में ज़्यादा अच्छा बना,
लेबर का अप्लाई करके या मशीन का अप्लाई करके? मशीन का करके। एक्सपेरिमेंट हमने किया और हमने देखा कि मशीन में हमको ज़्यादा बढ़िया बनता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और एफिशिएंट भी है। तो भाई क्यों नहीं हम इसको, इफेक्टिव भी है एफिशिएंट भी, क्यों ना हम इस मेथड को यूज़ करें? तो हम उस मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से हमारे प्रिंसिपल्स आ सकते हैं प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। हेनरी फेयोल के ज़्यादातर जो हैं वो प्रैक्टिस में हैं और जो टेलर के हैं वो ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट से आए हैं कर करके। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी आप देखिए इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट जो होता है वो इंसान के व्यवहार को क्या कर देता है? प्रभावित करता है। ह्यूमन के बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करता है, यानी ह्यूमन के बिहेवियर को आपको ये प्रभावित करता है। इट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर। फाइन, आपके बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभावित करेगा। फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक होता है बेटा ये, यानी समय के अनुसार अपने आप को ये बदल लेता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको फ्लेक्सिबल। रिजिड नहीं होता, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। समय के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्स कर लेते हैं, स्थितियों के हिसाब से फ्लेक्स कर लेते हैं। और डायनामिक मतलब समय के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं। फ्लेक्सिबल और डायनामिक दो अलग बात है। डायनामिक में क्या होता है कि एक को हम छोड़ के दूसरे पे चले जाते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। हेलो, हम मैनुअल वर्क करते थे, हम अकाउंटिंग का वर्क सारा मैनुअल करते थे, एंड वी शिफ्टेड टू मशीन, वी शिफ्टेड टू अ सॉफ्टवेयर। नाउ एवरीथिंग, एवरी अकाउंटेंसी इज बीइंग कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। दैट इज डायनामिक, दैट इज डायनामिज्म। बट व्हेन आई सेड फ्लेक्सिबल means you are still with that particular pen paper copy mode, है ना, and we are into some work you are doing on in a manual way and some we are doing in a mechanical way with the help of software, with the help of machine. So this is called what? Flexibility, right? We have not shifted from. If you shift from, then you become dynamic. Getting your mind? Then you become dynamic. So this is management, flexible भी है और दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा जो है ना 15 मिनट लेट आया मेरी क्लास में कोई बच्चा 15 मिनट लेट आया, मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ ठीक है यार बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वैसे मैं स्ट्रिक्ट हूँ, नहीं 4 बजे तो 4 बजे आना है, 4 बजे आओ। नहीं, कोई बच्चा 15 मिनट लेट आया, मैं कहता हूँ ठीक है बैठ जाओ। क्यों कहता हूँ बैठ जाओ? क्योंकि यार ये बच्चा पढ़ तो लेगा कम से कम 45 मिनट और, इसलिए अगर मैं उसको भगा दूंगा तो 45 मिनट भी उसका वेस्ट हो गया, पूरा दिन ही वेस्ट हो गया। लेकिन वो 45 मिनट फिर से उसने कुछ सीख लिया क्लास में बैठा, तो इसलिए मैं उसको बिठा लेता हूँ। तो मैं क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, है ना। अब इसको शिफ्ट कर दूं, जैसे मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर एक मशीन लगा दूं, वो मशीन क्या बोले अगर 4 बजे से लेट कोई भी आया, पंच ही नहीं होगा, गेट ही नहीं खुलेगा। मैं डायनामिक हो गया यार, मैंने सिस्टम को बिल्कुल बदल ही दिया, पुराना वाला रहने ही नहीं दिया कुछ भी। हेलो, समझ रहे हो? तो दैट इज फ्लेक्सिबल एंड दैट इज डायनामिक। तो मैनेजमेंट ऐसा होता है। इन्फ्लुएंस में भी एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। किसी भी चीज का कारण होता होगा, ऐसे तो कुछ होता नहीं होगा, है ना। किसी भी चीज के करने का क्या होगा? कारण होता होगा, और उसका मतलब कोई भी इम्पैक्ट है ना, कुछ भी हुआ ना, तो उसका पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। जैसे मान लो आपकी सेल्स बढ़ गई, आपकी सेल्स बढ़ गई, कारण क्या था? आपकी जो सेल्स टीम है उसने काफ़ी मेहनत की, इसलिए आपका सेल्स बढ़ गया। आपकी प्रॉफिट बढ़ गई, क्या कारण थी? लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ईमानदारी से काम किया, लोगों ने, प्रॉफिट बढ़ गई, है ना। क्या कारण था प्रॉफिट बढ़ गई? आपने नई मशीनों का प्रयोग किया, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गई, है ना। आपका प्रोडक्शन सुधर गया, आपका प्रोडक्शन सुधर गया क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो नया आया और बहुत ही डायनामिक है, चीज़ों को चेंज करता रहता है वो, ठीक है ना, इनोवेटिव है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिशेस व्हाट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कंटिंजेंट होता है बेटा, कंटिंजेंट। क्वेश्चन कैसा आएगा, केस स्टडी आएगा, पूछेगा कि ये जो स्टेटमेंट है, जो केस है, उसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कौन से फीचर की बात हो रही है, क्या पूछेगा, कौन से फीचर की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कौन से फीचर की बात हो रही है। तो अगर इन फीचर के कॉन्सेप्ट्स को आपने समझा होगा तभी आप आंसर दे सकते हो, नहीं समझा होगा तो नहीं आंसर दे सकते हो। तो जो मैं बोल रहा हूं वो वही समझा रहा हूं, अंडरस्टूड। नाउ कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंडिंग ऑन सम अदर एक्शन और सम अदर फैक्टर। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज कंटिंजेंट, यानी डिपेंड करता है, किसी और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपने आप में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होता, इट डिपेंड्स अपॉन समथिंग एक्सटर्नल, डिपेंडेंट होता है, कंटिंजेंट होता है। ठीक, अब सेल्स बढ़ गई, ठीक है, या मान लीजिए हमको सेल्स बढ़ानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सेल्स टीम है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसके पीछे काम करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, है ना, उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन देनी होगी, उसको नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन देनी होगी, ठीक है, उसको पॉजिटिव मोटिवेशन देना होगा, उसको नेगेटिव मोटिवेशन देना होगा। गिरिया मोइन, उसको हम स्टिक और कैरेट की कहानी सुनाएंगे, यानी उसको या तो हम कैरेट देंगे या स्टिक, ये दोनों में से कोई रूल अप्लाई करेंगे जिससे कि वो एनर्जाइज्ड होगा और वो काम करेगा और हमारी प्रॉफिट बढ़ेगी। तो प्रॉफिट किस पर डिपेंडेंट होगी, सेल्स फोर्स के काम पे, मोटिवेशन पे, लीडरशिप पे, कई चीज़ों पे डिपेंडेंट होगी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कंटिंजेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, परिस्थितियों पे निर्भर करता है। और उसके बाद ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इंटरडिसिप्लिनरी होता है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हो गया कि एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में मैनेजमेंट जा सकता है जी, है ना, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन का मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। फाइनेंस डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन से सेल्स, सेल्स से एचआर, तो ये हो गया डिफरेंट डिसिप्लिन, या आप एक हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के। डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि जो आपके लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट साइड्स हैं, या आपके जीवन के जो डिफरेंट साइड्स हैं, आपके इकोनॉमिक लाइफ के जो डिफरेंट साइड्स हैं, इन सारे साइड्स में मैनेजमेंट जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। इन सारे साइड्स में जितने भी आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं या जितने भी आपके इकोनॉमिक खेल हैं, उन सब में मैनेजमेंट क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब और ज़्यादा अच्छे से मैं आपको आगे बताऊंगा कि इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है, और हम आपको समझाएंगे। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में ये जा सकता है, और यानी जनरली क्या होता है कि जो आपका, हम आपको इसको ऐसे ले सकते हो, आपके पास यहाँ डिसिप्लिन का मतलब डिपार्टमेंट है, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे, यहाँ भी काम करेगा, और वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करेगा, यहाँ भी काम करेगा। वही, अब जैसे मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी फाइनेंस मैनेजर है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं, एचआर डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर है, उसके नीचे सबऑर्डिनेट है। तो यहाँ जो सबऑर्डिनेट के ऊपर काम कर रहा है जो प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल यहाँ भी काम करेगा, ठीक है, कम ओबेस। तो इसलिए हम कहते हैं इसको इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ये मूव कर सकता है। इसके प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल होता है, ठीक है, यूज हो सकता है। फाइन। तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब हमारा ये होता है। अच्छा, उसके बाद
क्यों करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल की आवश्यकता ही क्यों है? नीड लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस लिख सकते हो, एडवांटेज लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, मेरिट्स लिख सकते हो। ये सब वर्ड जो है सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्यों जरूरी है? मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्यों जरूरी है जी? क्योंकि चेंजिंग इन्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ये मीट करता है। दूसरी बात, प्रोवाइड एन इनसाइट टू मैनेजर। प्रोवाइड एन इनसाइट, इनसाइट टू किसको? मैनेजर्स को इनसाइट प्रोवाइड करता है, मैनेजर को इनसाइट टू मैनेजर्स, यानी मैनेजर्स को ये एक दिशा देता है, अंतर्दृष्टि देती है। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि देती है बिजनेस समझ में क्या करने का। हेल्प इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, इट ऑल्सो हेल्प्स इन साइंटिफिक, हेल्प्स इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। गाइड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, गाइड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में गाइड कर सकता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये सिखा सकता है, ठीक है ना। एंड हेल्प इन डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे इसके इंपॉर्टेंस हैं। फाइन। अब आगे हम बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स, हेनरी फयोल्स के प्रिंसिपल्स आपको बताया था, हेनरी फयोल के प्रिंसिपल्स आपको बताया था कि हेनरी फयोल के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके 14 प्रिंसिपल्स हैं। हेनरी फयोल के कितने प्रिंसिपल्स हैं? 14 प्रिंसिपल्स हैं। गॉट द पॉइंट। सबसे पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या है? डिसिप्लिन। तीसरा डिसिप्लिन। चौथा हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा हमारा
यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सिक्स्थ हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर ग्रुप इंटरेस्ट, सॉरी टू ग्रुप इंटरेस्ट। सेवेंथ, रेम्यूनरेशन टू दी वर्कर्स। एथ, आठवां आप क्या कर सकते हो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नाइन्थ प्रिंसिपल है इसका स्केलर चेन। 10th प्रिंसिपल है इसका ऑर्डर। 11th इक्विटी। इक्विटी। फिर 12th स्टेबिलिटी। ऑफ पर्सनल। 13 इनिशिएटिव। 14 स्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है ना, स्पिरिट डी कॉर्प्स। ये 14 प्रिंसिपल्स हैं हमारे फेयोल भाई साहब के। हेनरी फेयोल भाई साहब ने, जिनको हम बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट, अभी बताया था मैंने, जनरल मैनेजमेंट थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। तो जो जनरल मैनेजमेंट थ्योरी है, मैं दिख रहा हूँ, हाँ सर, जो जनरल मैनेजमेंट थ्योरी है ना, जो जनरल मैनेजमेंट थ्योरी है, उस जनरल मैनेजमेंट थ्योरी में किसका थ्योरी है, तो हमारा हेनरी फेयोल का है, और साइंटिफिक में एफ.डब्ल्यू. टेलर का। हम दोनों बात पहले ही कर चुके हैं। अब इसमें वन बाय वन, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन टू द वर्कर्स, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी कॉर्प्स। इन 14 के 14 प्रिंसिपल के ऊपर वन लाइनर मैं बोलूँगा, और उन वन लाइनर्स को आप लोग क्या करना है, याद रखना है। यही वन लाइन जो है ना, पंच लाइन होते हैं। जितने भी आपके केस स्टडीज आएंगे वहाँ पर ये पंच लाइन होगा, और आपको ये निकालना होगा यहाँ पर कि भाई देखो ये कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, किसके प्रिंसिपल की बात कर रहा है। तो आप कहोगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल की बात कर रहा है, आप कहोगे कि इस प्रिंसिपल की बात हो रही है यहाँ पे। आपने भी तो कितने एग्जाम दे दिए, तो रिवीजन चल रहा है आपका, तो सारे एग्जाम जितने भी आपने दिए थ्रू आउट द ईयर, उसमें आपने ये क्वेश्चन का पैटर्न देखा होगा कि किस तरीके से पूछा जाता है। केस स्टडी होगी, पूछेगा किसका प्रिंसिपल यहाँ पर फॉलो हुआ है, आप कहेंगे हेनरी फेयोल का। फिर आपको पूछेगा कौन सा, ये वाला। तो यहाँ से जो है ना स्टेटमेंट निकालिए और बताइए, है ना, जो प्रिंसिपल आप कह रहे हो वो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे है। तो आप वहाँ से स्टेटमेंट निकालेंगे और बताएंगे कि भैया ये वाला प्रिंसिपल यहाँ फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रिंसिपल की यहाँ बात हो रही है। गिरे भाई, चलिए। तो हमने डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि भाई देखो, जो भी आप बंदे हैं ना तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबके काम अलग अलग कर दो भाई। पता है क्या होगा, हर आदमी को अपना अपना काम कर दो, एक अलग अलग काम दे दो, वो और उसके स्किल के ऊपर उसको काम दे दो। ये नहीं सबको सब काम करने को बोलते हो, तो क्या होगा, एफिशिएंसी घटेगी, उसकी एफिशिएंसी घटेगी ना। तुमको क्या करने को आता है, तुमको आता है जी
ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लो तुम एक अगर बॉटलिंग कंपनी हो या तुम एक मान लो अगर फ्लोर मिल कंपनी हो, तो तुमको क्या आता है, तुम बेहतर क्या कर सकते हो, ठीक है। तुम अगर एक फाइनेंस कंपनी हो और तो तुम क्या कर सकते हो बेहतर, तो तुमको वही काम दिया जाए, ठीक है ना, जिसमें तुम बेहतर कर सकते हो, जिस मशीन पे तुम बेहतर कर सकते हो, तुमको वही काम दिया जाए। उससे क्या होगा, स्पेशलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगा ना। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आ जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। टाइम और रिसोर्सेज दोनों आपके सेव हो जाएंगे भाई, फाइन। और आपकी जो आउटपुट है वो उसी खर्चे पे बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। मेन पॉइंट क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। एक ही काम को बार बार करते रहोगे, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। हमने काम ही बांट दी, जिस काम में तुमको लगते हैं वो काम तुम करो, जिसमें तुम्हारा स्किल है तुम वो काम करो, तुमको जिसमें स्किल है तुम। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, है ना। सो वर्क इज बीन डिवाइडेड अमंग देम on the basis of their skills or their interest, and when they keep on doing the same work repeatedly, they will acquire a certain degree of specialization in it. This specialization will lead to higher degree of efficiency, है ना, higher degree of efficiency, and they will become economical also, and they will create a higher number of output also, ठीक है। So this is what called division of work, understood, ठीक है ना। How will you be able to understand division of work? That task or unit of work is assigned, or some task was assigned to him, some task was assigned to him, some task was assigned to him. If you see these lines in your case, you will simply conclude, है ना, or derive or devise that well we are talking about division of work. And then they will ask you, the another part of the question will be asked, and what the question will be asked is मेरिट्स बताइए, राइट। मेरिट्स बताइए, 2 मेरिट बताइए, 3 बताइए। तो पहला मेरिट क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन से क्या होगा, एफिशिएंसी, है ना। और क्या होगा, तीसरा आउटपुट बढ़ेगा। तीनों बातें लिख दी, है ना। एक लाइन में लिख सकते थे, 3 पॉइंट बना दिए, बात खत्म, समझ गए। तो चतुराई भी हम तुमको बता रहे हैं, किस चतुराई से तुम काम करोगे, पेपर कैसे दोगे। दूसरा हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो, अगर किसी को तुमने जिम्मेवारी दी है, क्या कहता है ये, कि अगर तुमने किसी को जिम्मेदारी दी है तो भाई उसको उतना अथॉरिटी भी तो दे दो कि वो कुछ अपने एंड पे कुछ डिसीजन ले सके। ऐसा तो नहीं ना कि भाई तुमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जा, तुमने अपने सेल्समैन को कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जा आज 100 किलो बेच के आ। तुम आज 100 किलो बेच के आ, क्या बेचेगा, 100 किलो चिकन बेच के आ, ठीक है ना, 100 केजी चिकन बेच के आ। अब वो गया, ग्रीन शॉप वाला है, वो कहता है अपने सेल्समैन को 100 किलो चिकन आज बेच के ला। हाँ, अब तुम गए चिकन बेच, भाई तुमको एक प्राइस दे दिया 200 रुपये किलो, है ना। गए, बैठ गए, 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। भाई ग्राहक आए चला जाए, ग्राहक आए चला जाए, 1 2 2 4 5 10 किलो बेच के 190 किलो वापस आ गया, 90 किलो वापस आ गया। ग्राहक कह रहे थे तुमको भाई 190 लगा दे, बट नहीं, तुम नहीं लगा सकते क्योंकि तेरे पास तो ये अथॉरिटी ही नहीं है। हेलो, तुम्हारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि तुम प्राइस को कम कर सको। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है, तो काम हो पाएगा या नहीं। तो पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उस हिसाब से तुम्हारे पास में अथॉरिटी भी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी टारगेट है वो तुम अचीव कर सकते हो टाइम पे। और जब तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सर्टेन डिग्री ऑफ अथॉरिटी भी दी जाएगी तो तुम्हारे अंदर क्या महसूस होगा, आइलारे क्या महसूस होगा कि आई एम ऑल्सो समथिंग, है ना, द बॉस इज गिविंग मी दिस मच अथॉरिटी, नाउ आई एम पावरफुल, द सेंस ऑफ पावर कम्स इन यू, है ना, एंड क्रिएट्स मैजिक। जब सेंस ऑफ पावर तुम्हारे अंदर आ जाएगा तो इट क्रिएट्स मैजिक। फाइन, समझ रहे, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं मिलेगा तो भाई काम नहीं होगा, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस, अब जो तुमको मैंने फेवर में बोला, मेरिट बोला, उसी का उल्टा लिख दो, डिमेरिट हो गया भाई, समझ गए मैंने क्या बोला। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एम्प्लॉय का, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना
और क्या होगा, टाइमली आपका ऑर्डर जो है या टारगेट जो है टाइमली आप अचीव कर लेंगे। तो दोनों बातें उल्टा कर दो कि द टारगेट्स कैन नॉट बी अचीव्ड इन टाइम एंड द मोरल एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय विल बी लो, सिंपल हो गया ना। तो कितनी खूबसूरती से तुम उत्तर दे सकते हो, समझ रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन भाई साहब बहुत जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का, रेगुलेशंस का पालन करना। जो नियम ऑर्गेनाइजेशन में बने उन नियमों का पालन करना। भैया अगर आप पालन नहीं करोगे तो ये तो chaotic सिचुएशन हो जाएगा। जैसे मान लो वी हैव फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन में, इट इज फिक्स्ड दैट एवरीबॉडी कम्स ऑन एट 9, है ना। someone is coming at 9, someone is coming at 10, someone is coming at 11. The person who is most required today is coming at 12. He was required at 9 to perform certain activity, but he is coming at 12. Now see, 3 hours delay. Can he perform the task? Is it management? So discipline should be there ना, discipline should be there। यानी कि जो काम जब होना है तभी होना है। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगी। कैसे रिलेशनशिप रहेगी, हार्मोनियस रिलेशनशिप रहेगी। अगर आप, वो भी डिसिप्लिन को फॉलो करता है, आप भी डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, ठीक है ना, तो जुडिशियस एप्लीकेशन होगा, फेयर होगा, सारी चीजें ठीक होंगी हर लेवल पर। और इससे होगा क्या, कोई भी सब चीज स्मूथली चलेगा ना बेटा, सिस्टमेटिकली काम करेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, सब टाइम से आ रहे हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होगा, झगड़ा होगा ही नहीं भाई। झगड़ा तब होता है ना जब तुम डिसिप्लिन तोड़ते हो। मैनेजमेंट तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करती ही कब है, जब तुम डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते। स्ट्रिक्ट एक्शन फिर मैनेजमेंट को लेना पड़ता है। एंड दे हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, दे हैव टू सेट एन एग्जाम्पल बाय गिविंग, बाय शोइंग, I mean the gateway to you, how to behave, how to come on time. If you're not coming on time, it's not a, it's not a kind of joke. You must come on time. So तो डिसिप्लिन देखा आपने। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या, भाई सबॉर्डिनेट जो ऑर्डर है ना वो एक ही व्यक्ति से लेगा, सबसे नहीं लेगा। अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, वी आर हैविंग परचेज डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वी आर हैविंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो देयर आर 3 डिपार्टमेंट दैट आई हैव नेम्ड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट। ये 3 डिपार्टमेंट हमने नाम लिए। चलिए, there are department heads, the purchase head, the marketing head and the production head, ठीक है। and under these heads there are subordinates, right? so production head के अंदर एक production officer है, there is a production head, there is a production clerk, let's suppose there is a production boy, there is a production in charge। तो production वाले ने अपने production in charge को order दिया कि goods इस type का बनाना है। He has given the specification of how to produce the goods and what design of the product should be. He has given the specification to his production in charge. Now the production in charge is getting a specification from the sales department, because the sales guy has to, deliver it to the, to the customer. So he is having his own specifications. किस type का उसको product चाहिए. The client is to be given this, certain type of product, certain specifications of product, the client has to be delivered. This is with the sales department, the sales head. The sales is directly contacting the production in charge and is delivering this particular design to that particular production in charge. Now the production in charge is confused. For the same product, he is getting orders from 2 quarters, from the 2 corners, from his own boss and the boss of that particular department, whom to listen. Whom to listen to, he is getting confused. किसकी बात सुनूं? To my own boss or to that particular guy? किसका सुनूं? अच्छा, ये भी डिसाइडेड ना हो कि बॉस कौन है। ये तो यहाँ पर डिसाइड था कि बॉस ये है उसका, क्योंकि उस डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये डिसाइड ना हो बॉस कौन है। 4 आदमी हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यही नहीं पता चारों बॉस हैं, ये नहीं पता कौन सा बॉस क्या काम देखता है। सब बॉस सब काम देखते हैं,
अगर ऐसा हो जाए तो 4 डिपार्टमेंट हैं 4 बंदे हैं, 4 बंदे ने मिलकर काम शुरू किया, अब चारों हैं, अब चारों ऑलराउंडर है, अपने सबॉर्डिनेट्स को चारों में से कोई भी ऑर्डर दे देता है। अब बेचारा कंफ्यूज, उसने कहा ये कर, उसने कहा ये ना कर, ये कर, अब वो क्या करेगा, है ना। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होने से क्या होता, यूनिटी ऑफ कमांड होने से क्या होता कि काम सही तरीके से होता और काम हो जाता, कंफ्यूजन नहीं होता, ठीक है ना, डिसिप्लिन रहता, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में आपको ठीक रहता, कोई ईगो क्लैश नहीं होते, ठीक है ना, माइंड क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होता, समझ गया ना। अच्छा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सब एक दिशा में चलो, कहाँ चलो, जितनी भी काम हो रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर लीडिंग टू वन डायरेक्शन, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, for the benefit of the organization, for the well-being of the organization. Everything you are pursuing, everything you are doing for the oneness of the organization, for achievement of the organization, for coordination, for increased efficiency. We are doing whatever you are doing for the, this is what, one way, एक ही तरफ जा रहे हैं, सबका एक ही दृष्टिकोण है, दिशा सबकी एक है, समझ रहे हो, सबकी दिशा क्या है, एक है, देयर इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट, व्हाट इट इज, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्लैश करे तो तुम अपने इंटरेस्ट को नीचे रखो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आगे रखो। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि योर इंटरेस्ट, यानी व्हाट आर योर इंटरेस्ट एज अ वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू विश फॉर, यू विश फॉर सैलरी, पैकेज, यही सब चीजें आपको चाहिए, ठीक है ना, छुट्टी चाहिए, तुमको छुट्टी चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ऑर्डर आ गया है, वो ऑर्डर पूरा करना है, आज तुमको नाइट लगानी पड़ेगी, तुमको क्या करना चाहिए, छोड़ के भाग जाओगे, नहीं भैया नाइट नहीं लगाता, मैं तो चला घर, मैं नहीं लगाता। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन इंटरेस्ट, you have to stay here, है ना, sacrifice your good night sleep, ठीक है, and work for the organization, for the fitment of the organization, for the well-being of the organization. If organization will grow, you will definitely grow. If organization doesn't grow, you will not grow, right? There will be an increment in salary only if the organization is earning handsome profit. If no profit, no increment. Will there be any increment if there is no profit? Yes, there won't be any increment if there is no profit. So profit comes with the sheer hard work of yours, and if it has to be a good night stay in the office, you need to stay in the office, sacrifice your good night sleep, right? This should be there. Remuneration to the workers, अच्छा देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया फेयर रेमुनरेशन दो अपने वर्कर को, कि वर्कर कहीं भाग ना जाए, भाई सही काम का सही दाम दो, है, नहीं तो क्या हो जाएगा, बंदा डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, और उसको रेगुलरली भी पे करो। ऐसा नहीं कि तुम क्या है ना, ये मतलब अभी पे कर दिया फिर 2 महीने बाद पे कर रहे हो, अरे सही समय से उसको दे ही नहीं रहे भैया सैलरी, तुम तो सही समय से सैलरी नहीं दोगे तो क्या करेगा, लेथार्जी, काम ही नहीं करेगा, क्या भाई पैसे तो देते नहीं है, काम क्यों करूं, ठीक है। तो रेमुनरेशन टू वर्कर्स दो, अगर आप सही समय पर सही पैसा उसे दोगे तो क्या रहेगा, गुड वर्क क्या होंगे, मेरिट्स क्या होंगे, मोटिवेट होएगा, है ना। ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेटेड रहेंगे अपने आप। तुम समय पर पैसे दो, वो मोटिवेटेड है, वो काम भी करेगा, या काम करता हूं तो पैसे मिलते हैं तो काम क्यों ना करूं, काम करूंगा, काम करता हूं तो पैसे मिलते हैं तो काम करूंगा, तो पैसे मिलेंगे, पैसा तो चाहिए और करने से मिलता है तो फिर करो, करेगा वो। वेल, नेक्स्ट इज योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर एक ही जगह पे हो तो सेंट्रलाइजेशन हो गया, और जब पावर्स का क्या करें हम, डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, डिफरेंट लोगों में बांट दें, तो इसको हम कहते हैं
डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो चलो यार सेंट्रलाइजेशन से काम चला लेंगे, है ना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया तो काम भी बड़े बड़े हो गए, अलग अलग हो गए, तो एक ही आदमी से संभलेगा क्या? नहीं संभाल पाएगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा वो। तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ जो बंदा है उसको ही पावर दे दो। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखो मान लीजिए किसी भी मैनेजर को कितना आप अधिकार दें वो डिपेंड करता है उसके स्किल पे, उसके इंटेलिजेंस पे, है ना। तो ग्रेटर जितनी ज़्यादा एबिलिटीज आपकी अच्छी रहेंगी तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी उतना ही अच्छा रहेगा। फयोल ने क्या कहा कि अगर मान लो आप अपने सबऑर्डिनेट के रोल को इंप्रूव करना चाहते हो, इंक्रीज करना चाहते हो, तो तुम ना डिसेंट्रलाइज कर दो यार, है ना, ताकि उसके पास भी कुछ पावर चले जाए, कुछ अथॉरिटी चली जाए, अपने आप पे उसको भरोसा हो। और आप क्या कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। आप अपने रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, डिसिप्लिन अच्छा हो रहा है, सिस्टमेटिक फंक्शनिंग भी हो रही है, ऑपरेशन के बीच में ही क्विक डिसीजन हो सकता है। सारी पावर अगर आपके पास में होएगी और एक्चुअल में काम वहाँ परफॉर्म हो रहा है, डिसीजन वहाँ लेना है, अब वो आपका वेट करेगा कि भाई साहब आएंगे उनसे पूछूंगा, तब तक में तो समय निकल जाएगा, तो डिसीजन तो लेट लिया गया है ना, तो उल्टा इम्पैक्ट होगा। लेकिन उसको अगर वहीं पे वो ले लेता, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज होता, अगर पावर डिसेंट्रलाइज होते तो उसके पास भी होती, वो ले लेता वो डिसीजन, है ना, ठीक है। अगर सारी हायरिंग टॉप लेवल ही करेगा तो हायरिंग में लेट लग सकता है भाई, तो मिडिल लेवल भी हायरिंग करता है, उसके पास भी होते हैं पावर। दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज व्हाट कॉल्ड डिसेंट्रल, बिकॉज ही इज हैविंग द पावर टू रिक्रूट फर्दर मोर पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, करेक्ट। नाउ वी टॉक, इफ यू टॉक अबाउट स्केलर चेन, स्केलर चेन का क्या मतलब भाई, ऑर्डर जो है ना ऐसे आता है, ऐसे 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 ऐसे, दिस इज स्केलर चेन, समझिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड स्केलर चेन, मतलब ये लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, टॉप टू बॉटम रैंक करती है, ठीक है ना, चेन ऑफ कमांड और चेन ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें अगर मान लो कि ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लोग हैं ना, इफ ए हैज टू से समथिंग टू एफ, he will move like this, this and then here. But what Fayol said कि यार देखो अगर मान लो कभी A को डायरेक्टली G से बात करना हो तो ये हो सकता है, और इसी चीज़ को उसने कहा गैंग प्लान। इमीडिएट और ज़रूरी चीज़ों में आप डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, अर्जेंट मैटर्स पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो डायरेक्टली, उसको हम क्या बोलेंगे, गैंग प्लैंक। स्टोरी समझ में आई। नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए एक जगह होती है और हर चीज़ अपने जगह पे होती है। समझ में आई बात। इन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर का रूल क्या है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्लेस एंड एवरीथिंग इज केप्ट एट इट्स ओन प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्डर। दिस इज यू नो, चाहे वो पीपल हो, चाहे वो मटेरियल हो, जो भी हो, मनुष्य हो या संसाधन हो, मतलब कोई भी सामान हो, वो अपनी जगह पे रहनी चाहिए और हर व्यक्ति, हर मनुष्य या हर संसाधन के लिए एक खास जगह होनी चाहिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑर्डर। एंड इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं बंदा फाइनेंस का, मेरे को पकड़ा दिया भाई प्रोडक्शन, मैं क्या कर पाऊंगा यार, मुझे कहाँ भेजना चाहिए था, मुझे को फाइनेंस में भेजना चाहिए था ना। तो आई वेर आई शुड बी प्लेस्ड, आई शुड बी प्लेस्ड इन फाइनेंस
however they are placing me in production. How can I be effective in production? I cannot be so efficient in production. I should be sent back to. It means the principle of order is not followed here. ठीक है ना, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया हुआ? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज नॉट फॉलोड. ठीक है ना, चलो. सो दिस इज देयर utilization of resources, no loss of time in finding and obtaining resources, better discipline, and it will attract what? Better discipline, systematic functioning. ये सब हम कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें होंगी. रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा, लॉस ऑफ टाइम भी नहीं होगा, है ना, कि कहाँ से सामान लाऊं. भाई देखो, जो मशीन जहाँ पर, जो टूल्स जहाँ पर हैं वहाँ रखे हुए हैं. आपके घर में आपका बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में आपकी किताबें रखी हुई हैं. आपको मालूम है कि बीच वाले बुक शेल्फ में इकोनॉमिक्स की सारी किताबें होती हैं, ऊपर वाले में आपने रखा हुआ अकाउंटेंसी का, और नीचे वाले में आपने बिजनेस स्टडीज़ का रखा हुआ है, और उसके नीचे जो है ना आपने अपनी कॉपियाँ रखी हुई हैं. ठीक है ना. अब देखो, अब पहला, दूसरा, तीसरा रैक आपको याद रहेगा, फटाफट अपना चीज़ निकाल लेंगे, अंधेरे में भी आपको पता चल जाएगा. लेकिन जब आप नोटबुक ढूंढने जाओगे तो कौन सी कहाँ पे रखी है पता नहीं चलता. तो वहाँ क्या ऑर्डर नहीं है, और बुक्स में क्या ऑर्डर है. तो ऑर्डर होने से क्या होती है? एफिशिएंसी. किसी भी समय बोले बेटा मैक्रो की बुक निकाल लो, फटाफट जाके मैक्रो की बुक निकाल लो. बिजनेस की बुक निकाल लो, जाकर के बिजनेस वाला आपको रैक पता है, उसमें से सीधे बिजनेस की बुक ही निकलेंगी, कोई भी निकलेंगी. तो ठीक है ना. तो ऑर्डर का ये मतलब होता है. अंडरस्टूड. तो आपने कहाँ तक कर लिया आज? ऑर्डर तक कर लिया. ठीक है ना बच्चों, यस और नो?